नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी गुमशुदगी के पोस्टर लगने लगे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर आज ग्वालियर के साथ उनके महल पर चस्पा किए। इस घटना के बाद सूबे में राजनीति और भी ज्यादा गर्मा सकती है। इतना ही नहीं, पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तलाश करने वालों को इनाम की राशि भी लिखी गई है। सिंधिया की तलाश करने वालों को 5,100 रुपए नगद इनाम के तौर पर दिया जाएगा। महामारी के बीच मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी गुमशुदगी के पोस्टर लगने लगे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर आज ग्वालियर के साथ उनके महल पर चस्पा किए। इस घटना के बाद सूबे में राजनीति और भी ज्यादा गर्मा सकती है। इतना ही नहीं, पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तलाश करने वालों को इनाम की राशि भी लिखी गई है। बुरहानपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम लॉकडाउन यादव रखे जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवजात को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, बहन मुंबई से अपने राज्य उत्तर प्रदेश श्रमिक ट्रेन से जा रही थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा हुई और मेरे भांजे का जन्म हुआ। इन परिस्थितियों में जन्म बेटे का नाम बहन ने लॉकडाउन यादव रखने का फैसला किया। अब यह बच्चा तो मध्य प्रदेश का भी है। नन्हे लॉकडाउन को आशीर्वाद शुभकामनाएं। तो बुरहानपुर का ये मामला है जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम लॉकडाउन यादव रखा गया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवजात को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, बहन मुंबई से अपने राज्य उत्तर प्रदेश श्रमिक ट्रेन से जा रही थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा हुई और मेरे भांजे का जन्म हुआ। इन परिस्थितियों में जन्मे बेटे का नाम बहन ने लॉकडाउन यादव रखने का फैसला किया। अब यह बच्चा तो मध्य प्रदेश का भी है। नन्हे लॉकडाउन को आशीर्वाद और शुभकामनाएं। मेरा कहना यह है सर कि जो जैसे मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है और जो है मैं घर जाना चाहती हूँ, अपने गांव यूपी लौटना चाहती हूँ, तो हमारे लिए यहाँ के सरकार शिवराज चौहान सरकार ने व्यवस्था की है घर जाने के लिए, तो उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और हमको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में दो पुलिस जवानों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। उस पर लाठी से कई प्रहार किए गए। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस जवान एक युवक को डंडों से पीट रहे हैं और जब वह जमीन पर गिर जाता है तो उसे पुलिस वैन में डाल देते हैं। बताया गया है कि जिस व्यक्ति को पुलिस जवान पीट रहे हैं वह व्यक्ति लोगों को भद्दी गालियां दे रहा था और लोगों ने पुलिस को बुलाया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों पुलिस कर्मियों के द्वारा इस युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है और इसके बाद उसे पीसीआर वैन में पकड़कर डाल दिया गया है। लाठी से डंडों से प्रहार किए गए इस युवक पर कई बार, जैसा कि इस समय आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने इस युवक पर लाठी डंडे बरसाए उससे यह युवक घायल हो गया। उसके बाद आप अभी भी तस्वीरों में देख रहे हैं बार बार पुलिसकर्मी जो हैं लाठी से इस युवक की पिटाई कर रहे हैं। उसके बाद इस युवक को पीसीआर वैन में डाल दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से आ रही किसानों की कृषि उपज की खरीद नहीं होने की खबरों को लेकर अब कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार तुगलकी फरमान जारी करके किसानों के साथ धोखा कर रही है। वहीं सत्ता और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। तो ये मामला जो है मध्य प्रदेश का है, जहां पर शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से किसानों की कृषि उपज की खरीद नहीं होने की खबरें आ रही हैं। अब इन खबरों को लेकर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया।
कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार तुगलकी फरमान जारी करके किसानों के साथ धोखा कर रही है। वहीं सत्ता और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो मध्य प्रदेश में खरीदी केंद्र हैं उन पर व्यवस्थाएं माकूल नहीं है और किसानों की कृषि उपज की खरीद नहीं हो पा रही है। इसके चलते अब कुणाल चौधरी जो हैं वो सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने शिवराज सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर सोसाइटियों पे 500 से ज्यादा ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। 5 से 10 दिन तुलाई के लिए लग रहे हैं और सिर्फ किस कारण से कि आप बारदान की उपलब्धता नहीं करा पा रहे हो। पहली बात, सरकारें क्या कर रही है? क्या आपको नहीं मालूम कि कितना रकबा है, कितने किसानों का गेहूं खरीदना है? क्या आपने बारदान नहीं खरीदा? कहीं ये तो नहीं कि आपने पीडीएस के गेहूं जो अभी गरीबों को बंटने के लिए आए थे उसमें बारदान का उपयोग करके किसानों के बारदान का दुरुपयोग करके मध्य प्रदेश में एक नया घोटाला शुरू कर दिया है। फिर बार बार जो तुगलकी फरमान आपके कि सोसाइटियों में तुलाई आपकी गलती से नहीं हो पा रही, एसएमएस आप गलत भेजते हैं, आपके तुलावटी का खराब काम करते हैं, सोसाइटियों में आपके कर्मचारी खराब काम करते हैं और बारदान आप नहीं पहुंचाते। और जब किसान 6 दिन बाद नंबर पे पहुंचता है तो उसे बताता है जाता है कि आपका एसएमएस इनवैलिड हो चुका है। क्यों ना आपके ऊपर केस हो कि आपने एसएमएस करके बुलाया, उस दिन किसान की ट्रॉली नहीं तुल रही है। लगातार किसान को प्रताड़ित करने के लिए सत्ता और अधिकारियों ने मिलकर एक बड़ा गठजोड़ बनाया है जिसके माध्यम से किसानों को लूटा जा रहा है और एक नया घोटाला इस मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के नाम पे करा जा रहा है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के माधवनगर अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड की विशेष व्यवस्था की जा रही है जिससे कोरोना मरीजों को गंभीर स्थिति में आरडी गार्डी और इंदौर के अस्पतालों में ना भेजना पड़े। सभी बेडों पर ऑक्सीजन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही और भी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ये माधवनगर अस्पताल की हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में माधवनगर अस्पताल स्थित है जिसे अब अपग्रेड किया जा रहा है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड की विशेष व्यवस्था की जा रही है जिससे कोरोना मरीजों को गंभीर स्थिति में भी आरडी गार्डी और इंदौर के अस्पतालों में ना भेजना पड़े। सभी बेडों पर ऑक्सीजन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही और भी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुल मिलाकर माधवनगर अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। कोरोना मरीजों के लिए यहाँ विशेष व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं ताकि अगर किसी कोरोना मरीज के साथ कोई गंभीर स्थिति भी आ जाए तो आरडी गार्डी और इंदौर के अस्पतालों में उन्हें ना भेजना पड़े, समय की बचत हो और मरीज को सही इलाज दिया जा सके। इसके लिए कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड की विशेष व्यवस्था की गई है। माधवनगर अस्पताल में सभी बेडों पर ऑक्सीजन सिस्टम लगा दिया गया है। साथ ही और भी कई व्यवस्थाएं की जा रही है। एक कोरोना के लिए माधवनगर में जो ट्रॉमा सेंटर है उस पर 100 बेड का हम लोग एक हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, क्योंकि कोरोना में जो ऑक्सीजन थेरेपी है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और बहुत ज़्यादा लाइफ बचाने के काम में आती है। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी हमारे लिए। तो हमारा आरडी गार्डी और जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, उसके अलावा जो अरविंदो हॉस्पिटल में हम लोग भेजते हैं, उसके अलावा एक सरकारी हमारी व्यवस्था माधवनगर में हो जाएगी। इसमें जो आईएमए है वो भी हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। 15 हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्होंने सहमति दी है कि वो कोरोना वार्ड में जाके विजिट किया करेंगे और राउंड लेंगे, जिससे कि इलाज में और ज़्यादा हम लोगों को सहूलियत होगी। तो कुल मिलाकर सभी के सहयोग से और हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। अगले 2 दिनों में हम लोग हॉस्पिटल को रन करने का, ऑपरेशन करने की प्लानिंग करते हैं। देश भर में जारी लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक है। वहीं इसके बाद लॉकडाउन में कितनी रियायत मिलेगी ये सरकार देश में कोरोना की स्थिति को देखकर फैसला लेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर में 31 मई के बाद भी ज्यादा छूट मिलने की संभावना नहीं है। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में कोरोना स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे एक रणनीति के तहत राहत दी जाएगी। इंदौर इस समय हॉटस्पॉट है, यहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। इसके चलते यहाँ पर 31 मई के बाद भी रियायत मिलने की उम्मीद जो है वो ना के बराबर है। देखिए, अभी तो जो हम लोगों ने रिलीज़ किया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, अभी कुछ दिन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ग्रेजुअली 31 के बाद हम लोग इसमें एक्शन लेंगे, पर ये लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल लोग ये ना समझें कि 31 के बाद एकदम से शहर खुल जाएगा।
31 के बाद 15-20 दिन का वक्त लगेगा शहर को धीरे धीरे खोलने में और उसका रिएक्शन देखने में कि किस तरह के कोरोना के केसेस हो रहे हैं। क्योंकि कुछ अभी जो हम लोगों ने खोला है शहर, कुछ एक दो जगह पे ऐसा लगा है हम लोगों को, कुछ एक दो मोहल्लों में केसेस गए हैं, तो वो बैलेंस करते हुए खोलना है हम लोगों को। तो 31 के बाद धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये बिल्कुल कई लोगों ने मुझसे पूछा है, कई लोग इस इंप्रेशन में थे कि एकदम शहर खुलेगा, एकदम से शहर नहीं खुल पाएगा, उसमें वक्त लगेगा, थोड़ा 15-20 दिन का समय लगेगा कम से कम शहर को ग्रेजुअली पिकअप करने में। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कई मांगे की। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के संकट काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही हैं और घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार वितरित कर रही हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी 50 लाख का बीमा, प्रोत्साहन राशि और PPE किट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही उन्होंने ड्यूटी के समय को भी 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने की मांग की है। तो छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कई मांगे की। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के संकट काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही हैं और घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार वितरित कर रही हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी 50 लाख का बीमा, प्रोत्साहन राशि और PPE किट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही उन्होंने ड्यूटी के समय को भी 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने की ये मांग जो है की है। कोरोना संक्रमण चल रहा है तो प्रत्येक हमारे जो बहना हैं कार्यकर्ता बहनों के लिए तो हम लोग ना बचाव के लिए ज्ञापन दिए हैं। सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा है, लेकिन हम लोगों को शासन नहीं दे रहा है और जगह जगह में हम लोगों का ड्यूटी लगाया जा रहा है, क्योंकि संक्रमित का डर भी हमें भी है, इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और हम लोगों का और मांग है एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि हम लोगों का दिया जाए और जो कार्यकर्ता सहायिका बहनें जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको एक मुफ्त राशि दिया जाए। और हम लोगों के यही मांग है कि प्रत्येक राज्य में हमारे राज्य से वेतन मानदेय बढ़ा है उन लोगों का और हम लोगों का वेतन अभी बहुत कम है। जी, बिलाईगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अभी घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और कोरोना संक्रमण के इस दौर में उनके द्वारा जो अपनी सहभागिता दी जा रही है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से ज्ञापन प्रस्तुत करके शासन को अनुरोध किया है कि उन्हें सुरक्षा किट वगैरह उपलब्ध कराए जाएं तथा बीमा का लाभ जो अन्य कर्मचारियों को केंद्र शासन या राज्य शासन की ओर से प्रदान किया जा रहा है उनको भी प्रदान किया जाए, क्योंकि संक्रमण का खतरा तो सभी को है। तो उनकी इस मांग को हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए शासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। खबरों में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सांसद दीपक बैज को एक मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी मिली थी। जिस युवक ने सांसद को फोन किया था उसने सांसद को गोली मारने की बात भी कही थी। इस मामले में सांसद ने लोहांडीगुड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के कावानार का रहने वाला है और उसने शराब के नशे में सांसद को धमकी दे दी थी। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी युवक से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले
में पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरतना चाह रही। सांसद दीपक बैज ने बताया कि युवक ने फोन पर उन्हें धमकी दी थी। इसके बाद युवक ने 3 बार और उन्हें फोन किया, जिसके बाद लोहानी गुड़िया थाना में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। बस्तर सांसद द्वारा कल दिनांक को रात्रि में ही जो है हम लोगों को सूचना दिया गया, एक आवेदन भी दिया गया बस्तर सांसद के द्वारा कि रात्रि 8 बजे के आसपास मुझे 4-5 मिस कॉल आए। उसके बाद जब मैं उस समय व्यस्त था, उसके बाद जब मैं फ्री हुआ उसके बाद उसको कॉल बैक किया। कॉल बैक के दौरान मोबाइल से जो है सांसद महोदय को गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दे रहा था। बस्तर सांसद के द्वारा समझाने पर भाई मैं बस्तर सांसद हूँ और आपको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, पूछने पर भी जो है मैं नक्सली हूँ और तुमको जान से मार दूंगा, इस टाइप का धमकी दिया। धमकी दिए जाने के बाद उन्होंने जो है फ़ोन के माध्यम से सूचित भी किया। उसके अलावा जो है एक पत्र भी भेजा थाने को। तो तत्काल जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गंभीरता से लिए जाने पर इनको तत्काल टीम को रवाना करके टीम में चंद्रशेखर श्रीवास टीआई लोहंडीगोरा के द्वारा मौके पर जाया गया और साथ में आरोपी का पता तलाश करके थाना लाया गया। लॉकडाउन में नर्मदा नदी का नया रूप दिख रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा की निर्मलता साफ झलक रही है। वैज्ञानिकों ने भी स्वच्छता पर मुहर लगा दी है। जांच में जो नतीजे मिले वह पिछले 20 साल में सबसे बेहतर हैं। लॉकडाउन से नर्मदा में प्रदूषण बहुत कम हो गया। जांच नतीजे ही इसकी हकीकत बता रहे हैं। पिछले 20 साल में हमने इतने अच्छे नतीजे नहीं देखे। बीओडी और टीडीएस में कमी अच्छे संकेत है। नर्मदा का पानी इतना स्वच्छ हो गया है कि जल पीने और आचमन करने योग्य हो गया है। जिस घाट पर सैकड़ों की भीड़ हुआ करती थी, आज उस घाट पर कोई श्रद्धालु नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं आचार्य डॉक्टर गोपाल प्रसाद खड्डर, मेरी उम्र 80 वर्ष हो रही है। मैं यहीं पैदा हुआ हूं और मैंने आज से 75-70 साल पहले देखा और अब देख रहा हूं। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के दोनों पहलू, पॉजिटिव निगेटिव। देखिए, कोरोना अपनी जगह हो रहा है, उसका अपन पर, किंतु उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हो रहा है। आज पूरा वायुमंडल देख लीजिए, पूरे देश का वायुमंडल, साथ में ही मैं नर्मदा को देख रहा हूँ। आज लॉकडाउन हुआ था सब देख रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि माँ, जो हमने आज से 40 साल पहले आपको देखते थे, आज हमको देख रही हैं आप। जी। निर्मल शांत जल और बिल्कुल साफ जल दिख रहा है। देखिए, ये इसका पॉजिटिव है, क्योंकि इससे प्रदूषण जो हम लोग कर रहे थे, टनों कचरा भेज रहे थे, वो सब नहीं जा रहा है। तो आज माँ की कृपा होगी। और क्योंकि उसका दूसरा आध्यात्मिक पहलू भी है। इस माँ को हम प्रदूषित कर रहे हैं। माँ के साथ यदि हम दुर्व्यवहार करेंगे तो हमारे शंकराचार्य ने कहा है कि कुपुत जाति कुचति कुमाता न भवती। मेरी माँ जो है वो फिर भी आपको क्षमा कर रही, किंतु हमारा दायित्व है कि माँ के साथ हम जो अत्याचार कर रहे थे आज वो नहीं हो रहा है। और मैं बहुत 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 धन्यवाद दूंगा कि इसके कारण, लॉकडाउन के कारण, मेरी माँ आज इतनी पवित्र, स्वच्छ, अच्छी, स्वच्छ और बिल्कुल निर्मल हो गई हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में शादी में महंगे और नई मॉडल की बाइक देने की जिद पर अड़े दूल्हे ने मंडप के नीचे बैठी दुल्हन को धक्का मारकर भगा दिया और फेरे करने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक अंबाह के हाथी गड्ढा में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए पोरसा के पचौरीपुरा पहुंचे। वहां राम नरेश कुशवाहा के बेटे के साथ 23 मई को फेरे होने थे। मंडप के नीचे विवाह की रस्म चल रही थी। तभी दूल्हा ने कहा कि मुझे 80,000 रुपए कीमत की पल्सर बाइक चाहिए, पल्सर नहीं मिलेगी तो फेरे भी नहीं होंगे। दूल्हा की यह बात सुनकर कन्या पक्ष के लोगों ने अनुरोध किया कि तय अनुसार हमने नगद 80,000 रुपए दिए हैं और 70,000 से रुपए अधिक का सामान भी उपहार में दे रहे हैं। बाइक भी 50,000 रुपए कीमत की देने को तैयार है। लेकिन दूल्हा ने दुल्हन के पिता को थप्पड़ मार दिया और दुल्हन को मंडप से भगा दिया। इसकी शिकायत अंबाह के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अवनीश बंसल से की गई है। उन्होंने पोरसा पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज आपकी शादी थी? हाँ। फिर क्या हुआ शादी में? फिर झगड़ा हुआ यहाँ का। किस बात पे झगड़ा हुआ? पैसे के लिए। पैसे? कौन मांग रहा था पैसे? लड़का वाले। फिर क्या हुआ? फिर झगड़ा हुआ। फिर झगड़े के बाद फिर शादी हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो पैसे की वजह से शादी उन्होंने कैंसिल कर दी? कैंसिल कर दी। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर हम बजा दिया। वहाँ से आपको भगा दिया? हाँ। मारपीट किसके साथ हुई?
पापा से। हाँ, आज हमारी बच्ची की शादी थी, उन्होंने वहीं बुलाया था, हम गए वहाँ। कहाँ पर? पोरसा। यहाँ पे उसका नाम क्या है? उसका नाम है नरेश कुशवाहा। फिर क्या हुआ? हाँ, तो उनने समझौता कर रहा था हमारे बहनोई ने, तो उनसे गालियाँ दी और पैसे हमने पूरे देने के लिए तैयार किए और पैसे भी हमारे पास नहीं थे। फिर हमने सगे से पैसे एटीएम से आज निकलवा के उनकी मांगे पूरी करी। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जंग जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापसी कर रहे हैं और प्रशासन को भी इन हालातों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के रीवा में उत्तर प्रदेश गुजरात राज्यों से छत्तीसगढ़ जाने वाले 150 से 200 मजदूर रीवा पहुंचे, जिन्हें प्रशासन की ओर से रोक दिया गया था। आज उनके जाने की व्यवस्था नहीं होने पर आक्रोशित श्रमिकों ने सिविल लाइन थाना के सामने चक्का जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कारेगांव महाराष्ट्र में जी। आप किस तारीख को यहाँ आए हैं? 8 तारीख को। 8 तारीख को जी। तो यहाँ आए तो क्या सरपंच को जानकारी दिए हैं आपकी? जी। तो क्या बोला गया उनके द्वारा? वो बोले कि जाकर हनुमाना चेक करा लो। हो गया, इतने बोले। और आप कहाँ रहे थे अभी तक? अभी यही हमारे पास बाजू में स्कूल है, तो स्कूल में ही रहे थे। घर खाना पीना घर से जाता था। कब आए हैं आप? 6 तारीख। थे कहाँ पहले? सूरत। सूरत से जब यहाँ आए हैं तो क्या आपने सरपंच को जानकारी दी है? सर, मेरे आने के बाद 2 दिन के बाद सरपंच को जानकारी दी गई थी। तो पता लगाने क्वारंटाइन कहाँ किया गया था आपको? क्वारंटाइन कहीं नहीं किया गया था, वहाँ रीवा से जांच होने के बाद बोला गया था घर पे ही रहना है। सरपंच, सेक्रेटरी या पुलिस कोई भी आता है तो कागज़ दिखा दीजिएगा, आपको घर पे ही रहना है 14 दिन, ना किसी से मिलना है, ना दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने नहीं जाना। कोरोना संकट काल में एक और जहां कई विभागों के शासकीय कर्मचारी दिन रात 24 घंटे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कुछ कर्मचारी राष्ट्रीय आपदा के समय अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के भिंड से आया, जहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां खुलकर उड़ाई गई। जो विभाग के कर्मचारी आम आदमी को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं, वह खुद इन नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में स्क्रीनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें भिंड कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे, लेकिन सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंस का पालन करना भूल गए। और ऐसी स्थिति में चाहे वो शासकीय कार्यालय हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे राजनेताओं के आवास हो, कार्यालय हो, उन सब जगह, चाहे सार्वजनिक प्लेस हो, उन सब जगह इन नियमों का पालन होना चाहिए। और चूंकि शासकीय कार्यालयों में तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को ही इस नियम का पालन करवाना है। वो ज्ञापन मैंने देखा नहीं है कि वहाँ क्या पोजीशन थी, लेकिन हमारी समझाइश अभी यही है सभी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि बिना मास्क के कृपया बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और भीड़ के रूप में बाहर ना निकलें, अन्यथा जो है आपके स्वयं के स्वास्थ्य और आपके परिवार के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। तो सर, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कार्रवाई तो क्या है कि जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। देश भर में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। सरकार भी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए ये मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ, जहां प्रवासी मजदूरों के आने के बाद जिले में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30 पर पहुंच गया है। ऊपर से प्रशासन की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ती दिख रही है। प्रशासन लाख दावे करे, परंतु प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रीवा जिले के हनुमाना जनपद के पिड़रिया ग्राम पंचायत में ये मामला सामने आया, जहां प्रशासन की तरफ से रेड जोन से आने वाले मजदूरों के लिए कोई क्वारंटीन सेंटर न होने से ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तमाम प्रदेश के तमाम शहरों से, दूसरे प्रदेशों से, खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत सारे प्रवासी बसों के माध्यम से रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शहडोल और अनूपपुर के निवासी कुछ प्रवासी मजदूर लगभग 60-70 की संख्या में कल रात्रि में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे थे। उनके लिए बस शहडोल आरटीओ से मांगी गई थी। शहडोल और अनूपपुर दोनों जिले एक ही आरटीओ के प्रभार में हैं। उनके द्वारा बसें भेजी भी गई थी, लेकिन रास्ते में जाम लग जाने के कारण बसों के आने में विलम्ब हुआ और उसके कारण मजदूर नाराज़ होकर के इंजीनियरिंग कॉलेज से मातंड स्कूल के सामने आ गए थे और उनको समझाइश दी गई। आरटीओ शहडोल से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि बसें रवाना की गई हैं
बसों से संपर्क किया गया तो बसें गलती से रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। बसों को बुला करके और मजदूरों को रवाना कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर दो भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। दरअसल सलिया निवासी संतोष सिदार अपने दो साथियों के साथ अर्जुनी वन परिक्षेत्र के केरीझर जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। उसी दौरान जंगल में अचानक दो भालुओं ने हमला कर दिया, जिससे संतोष बुरी तरह घायल हो गया। गनीमत रही कि संतोष के चीखने चिल्लाने के बाद भालू वहां से भाग गए। फिलहाल घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। किस तरह से चोटें आई हैं? चोटें काफ़ी आई है। राइट साइड में उसके राइट शोल्डर में यहाँ डेल्टॉइड में डीप लेसिटेड वुंड है, बोन एक्सपोज हो गया है, काफ़ी गहरा है और मल्टीपल और लेसिटेड वुंड है, पूरा डीप है और हाथ में भी उसके वाइट वो है उसका ठीक वाइट। सर अभी स्थिति कैसी है उसमें? अभी स्थिति तो ठीक है, बाकी उसको ऑर्थो और सर्जरी के लिए रिफर करते हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।